5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। कल रात एक इतिहास रचा गया और जहां से इतिहास रचा गया हमने सोचा कि आज आपके सामने वहीं से रूबरू होते हैं। हमारे पीछे आप संसद भवन देख रहे हैं, वो नई संसद जहां पर कि कल रात राज्यसभा ने भी महिला आरक्षण बिल, जिसको कहा जाता था पहले, जिसको अब नारी वंदना बिल, आरक्षण देने को लेकर वो पारित हो गया और इतिहास इस संसद से लेकर इस संसद की नई बिल्डिंग तक पहुंचा। आज सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो वहां पर देश भर से वो महिलाएं उत्साहित होकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए पहुंची, जिनके दिल में एक आस थी कि क्या वो कभी ये दिन देख भी पाएंगी। लेकिन उन्होंने ये दिन देखा भी और इसीलिए जिनकी वजह से ये दिन देखा, जिन्होंने ये कर दिखाया, क्योंकि कहा गया कि मोदी है तो मुमकिन है, और आज भी इसीलिए उन महिलाओं ने अभिनंदन दिया। प्रधानमंत्री ने सबका शुक्रिया किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मैंने नहीं बल्कि आप लोगों की नारी शक्ति ने कर दिखाया है। तो एक तरफ उत्साह है, उमंग है और कुछ कर गुजरने का जज्बा है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक दल, वो भी विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं, वो अभी भी राजनीति करने से इस मुद्दे पर बाज नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आज जब कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी ने इस बिल के पास होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने महिलाओं का जिक्र कहीं नहीं किया, क्योंकि एकाएक उन्होंने जाति का कार्ड खेल दिया। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना जो है अब उसकी जरूरत है। और सबसे पहले महिलाओं की बात करते करते अब वो इस बात पर आ गए कि ओबीसी को लेकर सरकार की क्या नीति है, ओबीसी सांसदों की क्या नीति है, वो कितना काम कर पा रहे हैं, कितने सचिव हैं, कितने सांसद हैं, तमाम चीजें। तो एक तरीके से महिलाओं के उस बिल के लिए जो कांग्रेस और विपक्ष पूरा क्रेडिट लेने के लिए अब तक उत्साह में थी, अब उसने पूरी तरह से इस मुद्दे को भटकाकर जाति और धर्म पर लाकर खड़ा कर दिया। तो आज जरा तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा और मैं आपको बता दूं कि आज हमने सोचा, क्योंकि हम महिलाओं की नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, तो जो नारी इस बिल को लेकर उत्साह में है और जिनके मन में कुछ डर है, उन सबसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि पुरुषों की शक्ति के बिना भी ये सब संभव नहीं था, दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर इस बिल को पास कराया है, इसीलिए हमने वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विजय त्रिवेदी जी को बुलाया है, जो कि न्यूट्रल होकर ये बता पाएंगे कि आखिर किसमें कितना है दम। तो चलिए पहले शुरुआत करती हूं मैं। निखत अब्बास जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, हमारे साथ विजय जी जिनका मैंने अभी आपसे परिचय कराया वो मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ कंचन यादव जी मौजूद हैं जो कि महिला एक्टिविस्ट हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ शिवारती बजाज जी भी जुड़ रही हैं जो कि पेशे से वकील हैं और महिला अधिकारों के लिए वो भी बात करती हैं। लेकिन निखत अब्बास जी, शुरुआत में आपसे करूंगी। पहले तो मैं आज सुबह प्रधानमंत्री जब बीजेपी मुख्यालय गए, आप भी वहां मौजूद थी? बिल्कुल बिल्कुल थी। तो सभी ने अभिनंदन किया, धन्यवाद दिया। मेरे गालों पर अभी भी वो गुलाल का निशान है जो आज सुबह मुख्यालय में हम महिलाओं ने खुशी एक दूसरे को जाहिर करते हुए लगाया है। और मुझे लगता है कि ये एक स्वर्णिम काल का स्वर्णिम पल है, क्योंकि 27 वर्षों से जो सूखा पड़ा हुआ था, महिलाएं इंतजार कर रही थी कि ये जो सपना था इसको पूरा कर दिया जाए। जो कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए की सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने जिस प्रकार कहा कि ये मेरे पति यानी राजीव गांधी जी का सपना था, पर कांग्रेस पार्टी लगातार सपने को सपने में ही पास करती रही। पर आज मोदी जी ने इस सपने को हकीकत में बदला है। जैसे आपने कहा, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि लगातार मोदी सरकार इस बात को कहती आई है कि हमारे देश की, भारत की महिलाएं सिर्फ और सिर्फ घर में गृहिणियां बनकर ना रह जाएं, बस उनका हाथ हो और साथ हो कि वो नेशन बिल्डिंग में भी भागीदारी बने। और भागीदारी के साथ आज इतनी बड़ी हिस्सेदारी जब मिली है, मुझे लगता है इससे बेहतर पल 2023 में कोई और हो नहीं सकता था। ये एक ऐसा पल है जो जिंदगी भर देश की महिलाएं, भारत की महिलाएं याद रखेंगी, क्योंकि अब जितनी भी समाज सेविका हैं, जितनी भी महिलाएं, मैं कहूंगी अंत्योदय यानी जो पंक्ति में आखिर में भी खड़ी हैं, उनको भी ये पता है कि वो कल संसद में और विधानसभा में बैठ सकती हैं, अपना अधिकार जता सकती हैं और आधिकारिक रूप से अपनी बातों को रख सकती हैं, भारत का नेतृत्व कर सकती हैं। मुझे लगता है ये हम सभी के लिए मुबारक दिन है और आप ही की डिबेट से, मैं आप ही के चैनल के माध्यम से देश की सभी महिलाओं को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। रीमा जी, कंचन जी, जो बात निखत अब्बास कह रही हैं, ऐसा लग रहा है कि देश की हर नारी इस वक्त उमंग और उत्साह से भरी है। उनको दिख रहा है कि उनके सपनों का भारत जिसकी वो अब तक बात करती थी, वो नरेंद्र मोदी ने पूरा करके दिखाया। तो कंचन जी, खुशी आपके मन में भी है
या उस खुशी को एक्सेप्ट करने से कुछ डर है? बहुत बहुत धन्यवाद रीमा जी। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि भारतीय संविधान में यहीं पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता की बात की गई है और वही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के लिए अफर्मेटिव एक्शन लेने की बात की गई है और उस अफर्मेटिव एक्शन से ये महिला आरक्षण बिल आया और महिला आरक्षण बिल का हर कोई खुशी है। जैसा कि मैम ने कहा कि आज इस देश की हर एक महिला खुश है, लेकिन उसी में आप बताइए कि कह रही है कि कल वो सारी पार्लियामेंट में बैठेंगी, लेकिन ये नहीं कह रही है कि वो तो 10 साल बाद जो है बैठेंगी। वो जो परिसीमन वाला कॉन्सेप्ट उसमें लगा दिया गया, शायद मैम उनको उसको बताना भूल गई। और दूसरी मैं बताऊं, जब ये कह रही है कि इस देश की सारी महिलाएं खुश हैं, तो इनको ये भी बताना चाहिए कि 27 साल से वो बिल जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में पहली बार आई हुई थी 1996 में, तो उसमें यही मांग था कि जो ओबीसी विमेन्स हैं, जो इस देश की लगभग 26% आबादी बनाती हैं, उन महिलाओं के लिए भी एक प्रोविजन दिया जाए, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए प्रोविजन दिया जाए और SC/ST महिलाओं के लिए जो पहले से कोटा निर्धारित है उसमें से ना देकर अलग से कोटा दिया जाए। उस ओबीसी महिलाओं के रिजर्वेशन प्रोविजन दिए बिना अगर वो बिल पारित होगा तो एक तरीके से अन्याय होगा। हो चुका है, महिलाओं हो चुका है जी। अभी तो फिर इस प्रोविजन के बिना किसी लाग लपेट के मैं बात करूंगी जी कि वो सभी सांसद जिनकी आप बात कर रही हैं जी, वो सभी जनता के प्रतिनिधि, उन सब ने सपोर्ट किया ना इस बिल को इसी रूप में। भले ही उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन बिल तो सबके समर्थन से पास हुआ, तो फिर दिक्कत क्या रही? नहीं, दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल पास होने के बाद भी हर किसी का यही बयान आ रहा है कि जब तक वो परिसीमन होगा, कह रहे हैं जनगणना होगा, तब तक जातिगत जनगणना हो, कास्ट सेंसस हो और हर जो वर्ग की महिलाएं हैं जिनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है पार्लियामेंट में, क्योंकि हम इस इलाके में बैठकर बात कर रहे हैं और इसी हाउस को, जो लोअर हाउस है, जो लोकसभा हाउस है, उसको बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल। यानी पीपल एक कैटेगरी के नहीं, पीपल एक कास्ट के नहीं, पीपल एक वर्ग के नहीं, पीपल हर समुदाय के आने चाहिए, हर वंचित, हर पिछड़े समुदाय में, देश में खड़े, हाशिए पर खड़े, अंतिम पंक्ति में जो महिला है उनका भी ओके विजय जी, मैंने आज जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और आपने भी देखी होगी, उससे एक तरीके से ये चीज क्लियर हो रही है कि 2024 से पहले क्रेडिट लेने की होड़ कल रात तक जरूर लगी हुई थी, रात के 12 बजे तक, जब तक बिल पास नहीं हुआ था। लेकिन आज वो मुद्दा पूरी तरह से उलट गया। अब तो वो बात कर रहे हैं कि जनगणना हो, जातिगत आधार पर हो, ओबीसी सांसदों को क्या काम प्रधानमंत्री ने दिया है, सचिवों की बात उन्होंने एक बार फिर कही। हालांकि जेपी नड्डा इसका जवाब दे चुके थे संसद में, सवाल के जवाब में उन्होंने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं आया। लेकिन क्या अब 24 का रण आरक्षण से हटकर जाति पर होगा, ये क्लैरिटी हो चुकी है विजय जी? देखिए, आपने कहा कि कल रात को सब लोग उसकी क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, तो तब ये लग रहा था, कांग्रेस बार बार कह रही थी कि ये बिल हमारा, सोनिया जी ने भी कहा कि हमारा बिल पास हो गया। अच्छी बात है, उनका भी बिल था, उन्होंने पास किया। लेकिन जब बिल पास हो गया और देश भर में जो माहौल बना, उसमें उन्हें लगा कि वो कहीं मिस हो गई है। उनको लगा है देश के लोगों को कि उन्होंने बिल जरूर पेश किया था, लेकिन इसको पास करवाना, जो असली काम है इम्प्लीमेंटेशन का, पास करवाने का जो बड़ा था ना, क्योंकि बिल तो 11 बार पेश हुआ है, आपको पता है, 4 प्रधानमंत्री रहे हैं, 27 साल हो गए, जैसे अभी जिक्र भी किया गया। तो वो तो एक प्रोसेस था, आप और हम उसके गवाह रहे हैं कि पुरानी संसद से नई संसद तक। लेकिन उस समय उनको लग रहा था कि देश जो है ये क्रेडिट कांग्रेस को देगा कि उन्होंने किया, लेकिन देश ने क्रेडिट उस आदमी को दिया, उस पार्टी को दिया, उस सरकार को दिया जिसने इसको पास करवाया। तो फिर उन्होंने लगा कि ये बॉल जो है ना अपने हाथ से निकल गई है, तो फिर उसके लिए दूसरा रास्ता निकालना पड़ता कि ओबीसी की बात। आपको ध्यान हो कि कल ओबीसी की बात हुई, अभी चर्चा भी हुई, ओबीसी की मांग ठीक है, जो भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी पर भी उनको लगा कि ये ओबीसी पर सवाल खड़ा होने लगा कि आपने जब बिल पास किया, जब रखा था और राज्यसभा में भी पास किया था, तब तो ओबीसी आपने याद नहीं किया था, उसमें तो ओबीसी को नहीं लिया था। 96 से लेकर 2010 तक की बात कर लें, तो क्या उसमें ओबीसी को रखा गया? जबकि गीता मुखर्जी की जो कमेटी की रिपोर्ट है, जयंती नटराजन की जो कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें तो था, तो आपने नहीं किया। और मैंने उसमें देखा कि सोनिया गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं, उन्होंने जिस दिन ये बिल पास हुआ था 2010 में, तब एक पत्रकार ने, कोई टीवी पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था कि आप ये ओबीसी पर क्या कहना चाहती हैं, तो उनका कि ओबीसी और मुसलमान महिलाओं को जो पार्टियां टिकट देना चाहती है उसको किसने मना किया? तो उन्हें लगा कि अब ओबीसी की भी बात नहीं बन रही, तो फिर वो जातिगत जनगणना पर आ गए। तो कहीं ना कहीं तो आपको रास्ता नया निकालना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भी लड़ाई लड़नी है, उन्हें भी 2024 का चुनाव लड़ना है। उनको लगा कि महिला आरक्षण की जो बॉल है वो चली गई है, ओबीसी के जो आरक्षण की बात है वो बात बन नहीं पा रही है, तो फिर एक नया रास्ता निकाला गया कि अब जातिगत जनगणना पर बहस शुरू की जाए, ताकि एक नए रास्ते पर बहस को लिया जा सके। और वो कोशिश करेंगे कि महिला आरक्षण जो पास हुआ, जो एक बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ,
ऐतिहासिक मैं कह रहा हूँ कि पुरानी संसद से नई संसद भवन में आने का ये हिंदुस्तान की नई तस्वीर का इससे बेहतर कोई कारण नहीं हो सकता था, जिसने हिंदुस्तान की नई राजनीतिक तस्वीर बनाने का एक प्रण किया। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि वो 2029 में भले ही लागू हो, लेकिन क्या कोई सरकार 2024 में राहुल गांधी जी आ जाए मान लीजिए, तो क्या वो इस महिला आरक्षण बिल को बदलने की हिम्मत कर सकते हैं? क्या इसको वापस कर सकते हैं? बिल्कुल। तो कोई इसको वापस करने की हिम्मत नहीं कर रहा। तो हिंदुस्तान की महिलाओं को 33% आरक्षण संसद और विधानसभाओं में, लोकसभा और विधानसभा में मिल गया, इसको तो कोई नहीं उलट सकता ना। ठीक है, शिवार्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिवार्थी जी। आपके आने से पहले डिबेट जो चली और जो शुरुआत हुई, यहाँ पर कंचन जी ने का कहना था कि ये तो सिर्फ एक बिल ऐसा है जिसमें ना ओबीसी के लिए कोई बात है। राहुल गांधी कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसके सिवाय और कोई चारा नहीं है महिलाओं को इक्वालिटी का। आप क्योंकि पेशे से वकील भी हैं और महिला अधिकारों की भी बात करें, मैं ये टेक्निकलिटी जिसको खड़ा किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, ये लूप होल जिसकी बात की जा रही है, क्या वाकई में लूप होल है? इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन दिस पैनल एंड पहली बात तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस हिस्टोरिकल मूवमेंट। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हिस्ट्री में बहुत गहरी जाती हैं। ये आज ये वो वाला दिन है जो 100 साल बाद भी हम याद करेंगे कि इस दिन कुछ बड़ा हुआ था। सो बट लेट्स स्टिक टू द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड मी। इसकी जो विपक्ष आई मीन मैं पॉलिटिकली कमेंट नहीं करूंगी, बट जो भी इसके नेगेटिव्स बता रहे हैं बिल के, ये एक्चुअली करेक्ट है नहीं लीगली। बिकॉज अगर आप बिल को पढ़ें प्रॉपरली तो उसमें लिखा गया है कि 1/3 ऑफ द 33% मेजोरिटी इज बीइंग गिवन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, विच मीन्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे एक्ट्स में, जो अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, irrespective of the religion, they are already defined and they are already covered in this current act as it is. So ये क्लियर बात है। ये बड़ी क्लियर बात है। ये तो क्लियर बात है ना, बट दिक्कत क्या है कंचन जी? मैम ने लीगलिटी में बात किया और मैं नंबर में बात करूंगी। नहीं, देश कानून के हिसाब से चलता है। मैं उसी ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात करूंगी, है ना। आर्थिक आधार पर वहां पर कोई भी रिजर्वेशन देने का प्रोविजन नहीं था। इसी सरकार ने चेंज करके आर्थिक आधार पर जब आरक्षण दिया, तो इसी सरकार के हाथ में क्या पावर नहीं है कि वो चेंज करके ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण वहां पर प्रोविजन दे, जो 26% पॉपुलेशन इस देश की है, जो ओबीसी और पिछड़ी महिलाएं हैं। लेट मी कंटिन्यू मैम, मैं अपनी पॉइंट यहाँ पर रख दूं। नहीं, जब मैं आपने पॉइंट उठाया, इसका जवाब लेते हैं पहले। लिखा था बस। रीमा जी, मैं लगातार देख रही हूँ कि ओबीसी के ऊपर, SC/ST के ऊपर चर्चा हो रही है। अगर हम 2010 में चले जाए, राज्यसभा में यूपीए की सरकार ने जब इस बिल को पास किया था, तब इन्हें लेफ्ट और बीजेपी का समर्थन मिला था। तब इन्होंने ना SC/ST की बात करी थी, ना ही ओबीसी की। हमने SC/ST की बात करी, और ओबीसी पे जो विपक्ष लगातार हाहाकार मचा रहा है, मैं थोड़ा सा इन्हें एक्सपोज करती हूँ। 2010 में ही चले जाते हैं, जब आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। आंकड़ों के ऊपर, क्योंकि मेरी को पैनलिस्ट यहाँ पर आंकड़ों की बात करती है, तो मैं बताती हूँ, आंध्र प्रदेश में 27% ओबीसी के लिए आरक्षण था। अब किस प्रकार इन्होंने ओबीसी के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी है, ये मैं आपको बताती हूँ। वहां 27% में से 4% इन लोगों ने आरक्षण खींच के मुसलमान कम्युनिटी को दिया। इन्होंने कर्नाटक में भी 94-95 में कर्नाटक में भी 27% ओबीसी का आरक्षण जो था, उसमें 4% वहां से भी खींच के मुसलमान कम्युनिटी को दिया। मुझे प्रॉब्लम नहीं, आप दीजिए, लेकिन आपको ओबीसी कम्युनिटी से क्यों छीनना है, पहली बात। दूसरी बात, दक्षिण भारत की बात कर लीजिए। केरल में 40% जो आरक्षण है वो ओबीसी वर्ग के लिए, वहां पर इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है मुस्लिम्स को और क्रिश्चियंस को। तमिलनाडु में 30% वहां पर रिजर्व है बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए, वहां पे 3.5% इन्होंने किसको दिया है, ओबीसी को। खैर, ये लगातार तुष्टीकरण करते आए, इसलिए एक और बात, इनका कितना प्रेम है और कितने ये सम्मान आदर करते हैं ओबीसी वर्ग का, मैं बताती हूँ। 2019 में रीमा जी, आपको याद होगा किस प्रकार ओबीसी मोदी वर्ग को चोर कहा था इनके राजकुमार राहुल गांधी जी ने लोकसभा का अपना प्रचार करते हुए। आप और हम भूलते नहीं है। थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, 2015 में आपको वो दिन याद होगा जब पुडुचेरी में थे राहुल गांधी जी, और इन्हीं के पूर्व ओबीसी कैटेगरी के नेता, इन्हीं के पूर्व मंत्री रहे, राहुल गांधी से काफी वरिष्ठ एक्सपीरियंस में भी और एज में भी, पर वहां पर क्या उठा रहे थे, राहुल बाबा राहुल गांधी जी की चप्पलें उठा रहे थे। तो क्या सम्मान इन्होंने ओबीसी को दिया है, ये जग जाहिर है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी,
बिना आरक्षण के भी आप देखिए किस प्रकार हमारे पास ओबीसी वर्ग के मंत्रियों की संख्या ज्यादा है। लगातार जितने हमारे आज तक मुख्यमंत्री रहे 65, उसमें से 21 हमारे पास ओबीसी रहे, इनके पास 250, उसमें से केवल 43 ओबीसी के मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ। तो लगातार ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं और हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है संगठन लेवल पर हमारे पास ओबीसी के लिए एक अलग यूनिट बनी हुई है जिसे हम ओबीसी मोर्चा भी कहते हैं, राष्ट्रीय लेवल पर और स्टेट्स लेवल पर लगातार हम ओबीसी समाज के लिए काम करते आ रहे हैं। मुझे बताइए विपक्ष क्या कर रहा है? ठीक है, राजनीति। ठीक है, मैं विजय जी के पास आऊं क्योंकि एक मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन कंचन जी, इतने सारे आंकड़े जो निखत अब्बास ने दिए, एक क्विक रिएक्शन मुझे आपसे चाहिए, क्योंकि अगर हम बिहार की बात करें जहां पर कि नीतीश कुमार से लेकर आरजेडी तक जिन जिन का शासनकाल रहा, वहां पर जो सबसे ज्यादा बुलंद है आवाज उनकी इस मुद्दे पर, उनकी शासनकाल में कितने ओबीसी आए गए, कितने मंत्री बने नहीं बने, सांसद, विधायक, चर्चा तो फिर इस पर भी होनी चाहिए। या राहुल गांधी जिनकी बात खतरनाक कर रही हैं, पहले ही बता दिया ना, आप किसी पार्टी से नहीं है। हाँ जी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्योंकि आपने सवाल यहाँ खड़ा किया इसलिए सवाल आपसे बनता है। बोलने दीजिए, मैं आंकड़े दो बोलिए, आपसे। बोलिए, मैं ना बोलिए। कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ या ना किसी पार्टी नहीं, की आप प्रवक्ता किसी की हूँ। परिवार- मैं एक हिस्ट्री जब से देश आजाद हुआ तब से देती हूँ। जब से देश आजाद हुआ है पूरे सारे स्टेट को मिलाकर अभी तक टोटल 369 मुख्यमंत्री में से सिर्फ 16 महिला मुख्यमंत्री रही हैं और 706 गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलाकर सिर्फ उसकी 4.6% जो है महिला रही हैं। आप उन महिलाओं में से टोटल अगर ओबीसी और बैकवर्ड महिलाओं की, SC/ST की महिलाओं की संख्या देखिए तो आपको 4% भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम नहीं कह रहे कि कांग्रेस ने क्या किया इतने लंबे सरकार में और अभी बीजेपी ने क्या कर रही है। इस बार बीजेपी को ओबीसी 40%, 44% वोट दी थी कि एक ओबीसी नेता जाएगा, एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो हमारा भविष्य बने ना, बनेगा। बने। बने 10 सेकंड ओबीसी दीजिए प्राइम मेरी मिनिस्टर बने, लेकिन उन्हीं ओबीसी प्राइम मिनिस्टर ने 26% ओबीसी महिलाओं को धोखा दिया। क्यों नहीं उन्होंने प्रोविजन, कैसे धोखा ओबीसी दिया? महिलाओं को, ओबीसी समाज को जिन्होंने एक सेकंड, वोट दिया एक था सेकंड, रुकिए, वो ट्रस्ट करते थे कि पार्लियामेंट में जाएंगे तो हमारे लिए कुछ करेंगे, उन्होंने धोखा दिया। ठीक है कंचन जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, निखत जी मैं आपके पास भी आ रही हूँ। लेकिन विजय जी, सबसे ज्यादा ये तो आंकड़ों पर, क्योंकि हमने रिपोर्टिंग की है, आपने रिपोर्टिंग की है, सबसे ज्यादा ओबीसी अगर नेता देखे जाएं इस वक्त या फिर कि ओबीसी सांसद देखे जाएं, लगातार उस पर बात हुई है कि वो इसी सरकार में है। बिल्कुल। अब राहुल गांधी अगर उस पर सवाल खड़ा करते हैं तो उनका एक अलग मामला हो सकता है राजनीति का। लेकिन विजय जी, 2011 में जब जनगणना हुई तब तो यूपीए की सरकार थी, तो वो क्यों पब्लिक तब नहीं किया गया? उसकी भी ठेकेदारी एक तरीके से इसी सरकार पर डाल दी गई। नहीं, वही बात मैं कह रहा हूँ कि वो 2010 का जब हमने जिक्र किया था राज्यसभा का बिल पास होने, उसके बाद 2011 की सेंसस हुई, यूपीए सरकार थी, 2014 तक रही, उसमें उन्होंने स्टेटस देखा था ओबीसी का और सब कुछ, लेकिन उसको ओपन नहीं किया, पब्लिक नहीं किया। हाँ। वो कर सकते थे, अब वो उसको किया नहीं है। जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, नड्डा साहब ने और होम मिनिस्टर ने साफ कर दी कि 85 ओबीसी एमपी हैं, 29 मिनिस्टर इस सरकार में हैं, 365 एमएलए हैं, 65 से ज़्यादा एमएलसीज है, वो सब अलग चीज़ है। लेकिन परेशानी क्या है? परेशानी समझिए कि इस देश में अभी जनगणना नहीं 1931 में हुई, लेकिन उस हिसाब से 50% ओबीसी है। उसका जो सबसे ज्यादा वोट है पिछली बार 2019 में वो मिला भारतीय जनता पार्टी को 44%, जो 2009 में था 22%। तो 2009 में 22% जो ओबीसी वोट बीजेपी को मिला था वो 2019 में आके 44% हो गया। अब ये परेशानी करने वाला है ना, क्योंकि ओबीसी की नेतागिरी की दम भरने वाली जो पार्टियां थी उनसे ओबीसी झटक गया। तो ये तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि आपके पास से ओबीसी वोट क्यों गया, क्या बात है। और जैसे बात हुई कि भाई जिक्र किया था ओबीसी, अब ओबीसी प्रधानमंत्री आपने दे दिया, ओबीसी 29 मंत्री आपको मिल गए हैं, गवर्नर वहां पर हैं, चीफ मिनिस्टर वहां पर हैं। अभी इस पर जाने की फिर से वही बात नहीं है। हाँ। और वो तो मुझे बहुत हास्यास्पद लगा था जो बात की थी राहुल जी ने कि सेक्रेटरी जो हैं 90 में से 3 सेक्रेटरी हैं। दो चीजें उसमें हैं, एक तो सेक्रेटरी जो बनते हैं वो 25 साल में आकर बनते हैं, तो जो सेक्रेटरी बने थे वो 1991-92 में आए थे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस सरकार ने किया। सेक्रेटरी जो हैं क्या वो एग्जीक्यूटिव होते हैं? बल्कि उन्होंने बहुत संसद में रह के सांसद होकर उन्होंने कहा कि ये संसद जो है वो कानून नहीं बना रही, सांसद कानून नहीं बना रहे। अरे कल तो रात को सांसद नहीं तो इस दुनिया हिंदुस्तान की तस्वीर बदली है। की इसी बात को आज कॉन्फ्रेंस में भी इसी बात को हिंदुस्तान की राजनीतिक तस्वीर उस सांसदों ने ही बदली है ना। और आप कह रहे हैं कि सांसद कानून नहीं बना रहे। कल और परसों में 60 सांसदों ने लोकसभा में बहस की और 72 सांसदों ने 25% से ज्यादा ने राज्यसभा में बहस की है इस कानून पर। और आप कह रहे हैं कि सांसद का और सेक्रेटरी की सरकार चलाते हैं, सेक्रेटरी पॉलिसी चलाते हैं। सेक्रेटरीज का काम है इम्प्लीमेंटेशन करना जो सरकार ने तय किया।
और इसीलिए सरकारों में सेक्रेटरी तो वही रहते हैं ना। मनमोहन सिंह थे तब भी वही आईएएस ग्रुप था, वही ऑफिसर्स थे, वही सब थे। आज नरेंद्र मोदी हैं तब भी, लेकिन लीडरशिप या जो सरकार में जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो क्या नीति तय कर रहे हैं, उससे तय होता है कि सरकार में कामकाज कैसे होगा, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन वो 22 से जो 44% वोट हो गया ना ओबीसी का, और जो भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो गया, वो मतलब सही बात है कि परेशानी तो करता है, परेशानी तो दुखने वाली बात वही है। निखत जी ने जो जवाब दिया, मैं जरा, क्योंकि आप यहाँ पर आंकड़ों पर भी बात कर रही हैं और देश के कानून जिसके हिसाब से देश चलता है, संविधान चलता है, उसका आपने जिक्र किया, वो रियलिटी क्या है? वो रियलिटी, रीवा जी आपने बहुत प्रिसाइज क्वेश्चन पूछा है, इसे कहते हैं टू कट टू द चेस। ये देखिए आप, ये लॉ, मैं आपसे 2 मिनट लूंगी, ये लॉ इम्पोर्टेंट है क्यों, हम इसको क्यों कह रहे हैं आज ये लैंडमार्क दिन है? इसलिए अगर आप फ्लो ऑफ पावर देखें तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट पे ऑलरेडी रिजर्वेशन थी, पंचायती राज और उस सब। अब इस बिल के रहते, अब जो एक्ट जो पास हो गया है दोनों हाउसेस में, इसके रहते हमारी सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स में 33% विमेन के लिए रिजर्व हुआ है। दैट मीन्स इसे हम कहते हैं टॉप टू बॉटम इफेक्ट, कि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखिए, जो विमेन को जो जगह मिल रही है, इट इज इन द डिसीजन मेकिंग पोजीशन। उसका जो आप इम्पैक्ट देखेंगे ना कि सिर्फ पॉलिटिकल एंड पे आएगा, जीडीपी, इकोनॉमिक, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब में विमेन विल बी इन अ मोर डिसीजन मेकिंग पोजीशन बिकॉज ऑफ दिस। सो आई थिंक इसका जो डीप इम्पैक्ट है वो यही है। और हाँ, जो आप इसके लिए कह रहे हैं कि इसका जो क्रिटिसिज्म हो रहा है शेड्यूल का, शेड्यूल है, दैट इज नॉट वैलिड, बिकॉज 1/3 ऑफ द 33% इज रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की डेफिनेशन ऑलरेडी हमारे एक्ट्स में दे रखी है। सो आई थिंक ये बड़ा वेल थॉट ऑफ अपना एक्ट पास हुआ है। आई थिंक ये कमेंडेबल मूवमेंट है फॉर एवरीवन। ठीक है कंचन जी, ओके कंचन जी, ये तो लीगल बात हुई, लेकिन मैं कंचन जी आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप महिला अधिकारों की बात कर रही हैं, उसको लेकर आपकी आवाज काफी मुखर है, वो तो दिखाई दे रही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक बार एक पॉजिटिव चीज हुई, उसको आगे बढ़ने देते, उसका प्रोसीजर चलने देते? जो मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं, आप भी उठा रहे हैं और तमाम राजनीतिक दल जो विपक्ष में उठा रहे हैं, उसके लिए तो अभी वक्त था। कम से कम कुछ दिन तो महिलाओं को ये लगने लगता और उनको दिखाई देता कि हाँ, हमारे लिए हो रहा है, देश खुश है इस बात को लेकर। अभी वक्त लेकिन है, क्यों अभी वक्त बचा हुआ है। जैसे मैम ने कहा, जैसा कि मैम ने अभी जवाब दिया, इन्होंने कहा टॉप टू बॉटम, लेकिन हम कर रहे हैं बॉटम टू टॉप, दोनों में अंतर है। हम कह रहे हैं कि जो पहले से ऑलरेडी कई जनरेशन पढ़े लिखे हैं, जो ऑलरेडी कई जनरेशन से पार्लियामेंट पे पहुंच चुके हैं, जो ऑलरेडी कई जनरेशन से विधानसभा में पहुंच चुके हैं, आप उनको क्यों धकेल रहे हो? जैसे अभी मैं मोदी जी का एग्जांपल लेती हूँ, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जब जाते हैं, जब वो अपने घर पर जाते हैं तो एकदम पूरे कैमरे के साथ जाते हैं। अब ये पॉइंट क्या रेज हो रहा है? प्रधानमंत्री, इससे क्या मतलब है? इससे क्या मतलब है? कहते हैं कि मेरी माँ कंचन जी प्लीज, कंचन जी, इस तरह के कमेंट्स नहीं। आप ये महिला होकर आप माँ और मातृशक्ति को लेकर इस तरह बात कर रही है, मुझे नहीं अच्छा लगता। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है कंचन जी, ये ठीक नहीं है। एक लड़की होकर, एक महिला होकर इस तरह की बात अच्छी नहीं लगती। जब पुरुष ऐसी मानसिकता रखते हैं तब आप ही लोग नहीं, इस तरह नहीं, निखत अब्बास, निखत अब्बास, मैं कह रही हूँ कि मेरा नाम है पार्लियामेंट पहुंची, क्यों नहीं भगवती अच्छा नहीं लगा, अपनी माँ बर्तन धो प्लीज, अच्छा नहीं लग रहा कंचन जी, नहीं कंचन जी, बहुत खराब बात है कंचन यादव जी, बहुत खराब लग रहा है ये सुनकर, आपके मुंह से बहुत खराब लग रहा है। निखत अब्बास जवाब देंगे। रीमा जी, आप उनको प्लीज, अच्छा बीच में नहीं, प्लीज निखत अब्बास, क्या पर्सनल कमेंट हुआ? कमेंट करा ही नहीं। आप इस तरह किसी की माँ जो इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में इस तरीके की बात कर रही हैं, बहुत शेमफुल लग रहा है। चलिए निखत अब्बास, मुझे निखत अब्बास, ओके, वही राहुल गांधी ने जाने किसका कंचन जी, निखत अब्बास मेरा नाम है, रीमा जी ने बोला है, मैं बोल लेती हूँ, फिर आप बोलिएगा। एक मिनट निखत अब्बास, कंचन जी 1 मिनट मैं आपको रोकूंगी, 1 मिनट। आपने क्योंकि जिक्र किया तो मुझे यहाँ पर बोलना पड़ रहा है। किसी की भी माँ बहन, अपने घर में किसी भी महिला के बारे में इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी, 1 सेकेंड, ये अफेक्शन है, ये माँ और बेटे का रिश्ता है। राहुल गांधी जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा में गए, दिखाई दिया कि उनकी माँ के जूतों की लेसेस उन्होंने बांधी, वो वीडियो भी वायरल हुआ ना, किसने उसका मजाक उड़ाया? एक माँ और बेटे के रिश्ते पर इस तरह से बातचीत अच्छी नहीं है। निखत अब्बास,
थैंक यू। अब जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। नहीं 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 कंचन जी, बहुत नहीं, कंचन जी, अब आपको बहुत नहीं, समय नहीं, दिया नहीं, है, नहीं, रीमा जी ने, अब मुझे जवाब बोलने सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए कंचन यादव रीमा जी, जी, आपके यहाँ इस कंचन तरह की यादव डिबेट जी, होती जवाब नहीं सुनिए, है। जवाब। रीमा जी, आपके यहाँ तो इस तरह की डिबेट होती नहीं है। खैर, मुझे कंचन जी चलिए। से कोई इस तरह की कोई उम्मीद नहीं थी, पर कोई बात नहीं, सबका अपना अपना मत है। उन्होंने कोई बात नहीं, आपने लोगों के सामने जनता ने जज कर लिया, कोई बात नहीं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। एक मिनट बीच में नहीं कंचन जी, अपनी अपनी बारे में कोई बात नहीं, अनइंटरप्टेड टाइम मैंने आपको दिया, मेरा सुनिए। प्लीज प्लीज। क्योंकि कंचन जी ने यहाँ पर एक स्पष्ट बात कही कि टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप की बात करिए। विमेन रिजर्वेशन बिल तो रीमा जी आज आया है। मैं पिछले 9.5 साल की बात करूं, लगातार किस प्रकार मोदी जी की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। और जो हमने बोला अंत्योदय यानी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है, आखिरी महिला खड़ी है, पुअरर ऑफ द पुअरर को हमने अपलिफ्ट करना, सशक्त करने का काम कैसे करा है मैं बताती हूँ। बहुत बेसिक चीजें, टॉयलेट्स की सुविधा नहीं थी यूपीए की सरकार में, पब्लिक टॉयलेट्स की, बच्चियां जाती थी ओपन डेफिकेशन करने, मार दी जाती थी, इसी तरह के पेड़ों पर लटका दिया जाता था। कभी भी सरकार ने यूपीए की सोचा नहीं। वो टॉयलेट्स बनाने का काम किसने करा? मोदी जी की सरकार ने करा। महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती थी, जो बर्तन मांजने की बात मैडम ने करी, उसी बात पर मैं कह रही हूँ। जो गरीब महिलाएं थी वो चूल्हे पर खाना बनाती थी, उनके लंग्स खराब हो जाते थे, माफ करिएगा इस शब्द का प्रयोग करिए, कैंसर हो जाता था। उसकी चिंता किसने करी? मोदी सरकार ने करी। 10 करोड़ से अधिक एलपीजी सिलेंडर्स दिए गए, ये ऐतिहासिक है। सैनिटरी नैपकिन्स, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर चर्चा करने के लिए आज मोदी सरकार ने, देखिए, जनशक्ति केंद्र के आधार पर मात्र 1 रुपए में 27 करोड़ सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण हुआ है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और ग्रामीण आवास योजना के तहत, मैं आंकड़ों के साथ बात कर रही हूँ, 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को अपना घर मिला। और पीएम आवास योजना में भी 70% से अधिक सिर्फ महिलाएं बेनिफिशियरी हैं, या तो ज्वाइंट अकाउंट पे या वो सोलली अपना अकाउंट है। खैर, लेकिन क्योंकि इन्होंने पार्टी की भी बात कर, मैं बात कर लेती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कि ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका गांधी वाड्रा जी लगातार कर्नाटक हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, गोवा हो, ये लोग गए हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने लगातार बात करी है कि विमेन रिजर्वेशन बिल आना चाहिए और मैं लेकर आऊंगी आपकी विधानसभाओं में जब हम सरकार बना लेंगे। इनका कहना क्या है, जो 2010 में बिल था वो इतना अच्छा था, आपने क्यों नहीं लाए? अरे विधानसभाओं में आपके पास तो पूरा मत था, आपने ना चर्चा करी, ना कार्यवाही करी, ना आपने बिल को इंप्लीमेंट करा। और लगातार कर्नाटक में अभी लेटेस्ट, क्योंकि आपने बोला था कि मैं महिला सशक्तिकरण करूंगी, विमेन रिजर्वेशन दूंगी, 1 मंत्री है महिला इनके पास, 1 कर्नाटक सरकार में। मुझे बताइए, ये सिर्फ तो बख्तम है ना, दिखतम और लिखतम तो कुछ है ही नहीं। मौके का आप बोल देंगे, वहां पर जुमले छोड़कर आ जाएंगे और सोचेंगे कि यहां हमें घेर पाइएगा, तो नहीं घेर पाइएगा, क्योंकि ये सरकार ने जो काम करे हैं लगातार पिछले 9.5 वर्षों में महिला सशक्तिकरण हुआ है। और आज भी महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वेलफेयर टारगेट की तरह ना देखकर एम्पावरिंग एजेंट्स की तरह देखा है। मैं जरा इस बात को आगे बढ़ाती हूँ विजय जी। कंचन जी ने जो बात उठाई और जिसका जवाब निखत अब्बास ने दिया, और जो आंकड़े यहाँ पर, 1 मिनट रुकिए ना कंचन जी, मैं उसी को आगे बढ़ा रही हूँ, मैं उसी को विजय जी के थ्रू आगे बढ़ा रही हूँ उनसे पूछकर। विजय जी, ये तो मुझे लग रहा है कि लड़ाई उन वोटों की है जो 2014 से लेकर 2019 में लगातार महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा, और वो किसके फेवर में गया? नरेंद्र मोदी के। तो एक तरीके से क्रेडिट तो उस वोट बैंक का लेना है, उस वोट बैंक को दिखाना है। लेकिन जिस तरह कंचन जी बात कर रही है कि उज्ज्वला की बात, उस पर आंखें बंद है, गैस सिलेंडर उसको लेकर एक अलग तरीके की, उज्ज्वला को लेकर अलग तरीके की सवाल, जब महिलाओं की, लड़कियों की सैनिटरी नैपकिन की बात होती है उसको लेकर भी सवाल। तो ये तमाम जो बातें हैं, ये वोट बैंक को सेंधना तो है, साधना भी है, लेकिन साथ में राजनीति एक अलग है। विजय जी, देखिए, वोट बैंक को कैसे बढ़ा, जैसे महिला वोट बैंक की भी आपने जिक्र किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ 2014-2019 में बढ़ा है। ओबीसी की हमने जिक्र किया, इसकी क्या वजह है, इसको समझने की जरूरत है। लीडरशिप क्या होती है? एक लीडरशिप होती है जो समाज की बात को कुछ समझ के उसके आगे रास्ता बनाता है। असली लीडर वो होता है जो समझता है कि सही है, लेकिन वो धारा के विपरीत है। बहुत सारे लोग उसके साथ खड़े हुए नहीं हैं, फिर भी वो उस पर चलता है। महिला आरक्षण बिल उसका है, क्योंकि आपने 27 साल का अनुभव देखा होगा कि हम उसके खिलाफ लड़ते रहे, हमने उसको पास होने ही नहीं दिया। नरेंद्र मोदी इस रिस्क को जानते थे ना, ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने कह दिया तो सब पास कर देंगे। लेकिन उन्होंने ये खतरा मोल लिया, राजनीतिक खतरा ये बड़ा। और ये राजनीतिक खतरा पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, ये वो सारे पुरुष समाज का भी हो सकता था, जिसकी चिंता हो रही थी कि वो लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। वो पुरुष समाज से आगे निकलकर उन्होंने इस खतरे को मोल लिया। ये बड़ा राजनीति, तो ये एक क्रेडेंशियल्स बनाता है, पहली बात। दूसरी बात, क्रेडेंशियल्स और क्रेडिबिलिटी बनती कैसे है? क्रेडिबिलिटी बनती है कि जो आपने कहा वो आपने किया या नहीं किया। अब उसमें उदाहरण दिया, निखत ने भी जैसे उदाहरण दिया, महिला
के लिए उज्ज्वला योजना का बड़ा जिक्र हुआ। उज्ज्वला योजना से बहुत फर्क पड़ा एक हिंदुस्तान की तस्वीर में। शौचालय वाली जो योजना उसका बड़ा फर्क पड़ा। फिर महिला आवास योजना, जो प्रधानमंत्री की आवास योजना है, उसने महिला के नाम पर घर जो है वो एक ऐसी बड़ी योजना थी जिसने भी एक सम्मान दिया है। और शौचालय को भी आपने इज्जत घर बनाकर एक तरह का नया सम्मान दिया है। फिर दो चीजें और मैं जोड़ देता हूँ जो महिलाओं से जुड़ी नहीं है, लेकिन मैं क्रेडेंशियल्स की बात कर रहा हूँ कि एक राम मंदिर हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने किया, लेकिन उसकी जो बाधाएं थी वो मोदी सरकार ने दूर की। दूसरा जो बड़ा काम हुआ, 370 को लेकर कोई सोच सकता था? 75 साल में किसी ने हिम्मत भी नहीं की। वो भी एक बड़ा खतरा था, राजनीतिक खतरा था, लेकिन उस खतरे को मोल लेकर उन्होंने 370 को खत्म किया। ठीक है। जीएसटी पर यूपीए सरकार बहुत काम करती रही, एग्जीक्यूट तो नहीं हुआ, मोदी सरकार ने उसको एग्जीक्यूट किया। तो जब आप जो कहते हैं उसे करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है और वो क्रेडिबिलिटी आपको वोटों में बदलती है। ओके कंचन जी, चलिए अभी हम आरक्षण की बात को एक तरफ रखें। आपका पॉइंट आया, आपने ओबीसी से लेकर के तमाम धर्म और उन सब की बात की। ये जिन स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं, जिस स्कीम का जिक्र यहाँ विजय जी ने किया, एक महिला होने के नाते मैं उस पर बात अगर पूछूं आपसे, कुछ आपको कभी उज्ज्वला के बारे में, शौचालय जो बने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या तमाम जो महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन, इनमें से कहीं कुछ तो क्लिक किया होगा, या आपको बिल्कुल नहीं लगा कि इस स्कीम से कहीं किसी महिला को भी फायदा हुआ? मुझे आप इस पर बोलने देंगी उम्मीद है। नहीं, अपनी बारी में तब मैं बोल रही हूं। मैं आपको बता दूं कि एक तो पहली बात, विमेन रिजर्वेशन बिल पर यहाँ कोटा विद इन कोटा पर मैं बात अपने पक्ष से रखने आई थी, लेकिन क्योंकि मेजोरिटी जो है वो मोदी जी की स्कीम, प्रधानमंत्री जी की स्कीम पर बात करने लगा है यहाँ पर। मेजोरिटी सच्चाई पर बात कर रही है मैडम, तो मैं सच्चाई पर बात कर रही हूं। आपके अपने व्यू हैं, सबके अपने व्यू हैं, इसमें मोदी जी का व्यू है, इसका व्यू क्यों हो गया? कंचन जी, डिबेट का मतलब ही यही होता है ना। आप तो सुनते ही नहीं हैं। मैं वही जो कह रही हूँ आप पॉलिसी, मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छे पॉलिसी रहे होंगे, लेकिन उसमें बताइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 80% पैसा सिर्फ बैनर पोस्टर इसी बनाने पे खर्चा हुआ। और इसका ये कौन सी रिसर्च है? ये आरटीआई से दिखाइए। और दूसरा जो आप कह रही है कि ये गैस नेशनल चैनल पर जब तक बोलते हैं तो सबूत के साथ बोलते हैं कंचन जी। इसके बाद दिखाऊंगी आप दो इसी डिबेट के बाद क्यों पाएंगे? जनता अभी शो देख रही है कंचन जी, देख रही है, अभी देख रही है, अभी दिखाइए मैम। सब लोग इकट्ठा मत चलाइए, सब लोग इकट्ठा मत चिल्लाइए, मेरा भी सुन लीजिए। मुझे मालूम है आंकड़े दिखा दीजिए, जो मालूम है प्रूफ कर दीजिए, जो आपको बोलने दीजिए। रक्षाबंधन पे 200 रुपए कम करके ये वाहवाही लूटी गई कि समस्त देश की महिलाओं को रक्षाबंधन का उपहार दिया गया। अरे आपने 200 रुपए कम किए, लेकिन विमेन रिजर्वेशन बिल में 26% महिलाओं को आपने और पीछे ढकेल दिया। तो उस पर जवाब दिया है उन्होंने, जवाब में 10 सेकंड में जवाब दिया उसका। 10 सेकंड में इसका जवाब दूं करके आपने रक्षाबंधन का बात उपहार दिया। बोलूंगी मैं। यहाँ मैं रिजर्वेशन पे बात हो रही थी, आप पॉलिसी रिजर्वेशन पे बात पॉलिसी को रिजर्वेशन से लिंक 10 सेकंड दीजिए, मैं आपकी बात बोल रही पॉलिसी हूं। को रिजर्वेशन से लिंक कर रही हूँ। जब 200 रुपए कम करके आप समस्त महिलाओं को उपहार देते हैं, तो 26% महिलाओं को आपने और पीछे ढकेलने का काम क्यों किया? ओके कंचन जी, आप सबसे निचले स्तर की महिला की बात कर रही है जो गरीबी की रेखा पर है, या वो क्या उनके लिए 200 रुपए मायने नहीं रखते? क्या उनके लिए 200 रुपए मायने नहीं रखते जिस वर्ग की आप बात कर रही हैं कंचन जी? उनके लिए तो फिर 200 रुपए को आप किस तरह देख रही हैं? एक पाई मायने रखते हैं, इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो गरीब है, इसीलिए जरूरी है। आपने कहा 200 रुपए माफ करके इसमें छोड़ दिया, इसमें क्या लॉजिक था मैडम? पैसे नहीं है कि वो जनरल सीट से चुनाव लड़ सकेंगी। 200 रुपए ही माफ क्यों किए? नहीं 200 रुपए कहाँ? गरीब है वो, गरीब है वो, चुनाव नहीं लड़ सकती। सुनिए ना मैम, सुनिए, नाराज होती हैं। हाँ एक मिनट, पंचायती लेवल पे ऑलरेडी विमेन के लिए रिजर्वेशन है, सो दैट्स ऑलरेडी देयर। वो सिर्फ लोकसभा में आना चाहते हैं। नहीं अभी आपको लोकसभा, सिर्फ लोकसभा की बात हो रही है। पंचायती राज की भी बात बताऊंगी। ओके, गुजरात में पूछिए है कि नहीं? ठीक है, जवाब नाराजगी नाम अच्छी नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। खैर आपने बिल्कुल सही बात करी। मैं तो बार बार कह रही हूँ, बहुत जरूरी है कि पुअर ऑफ द पुअर यानी गरीब महिलाओं के बारे में चर्चा हो और होनी चाहिए, और इसीलिए लगातार पिछले 9.5 सालों से काम कर रही है मोदी सरकार। मैंने तमाम स्कीमें गिनवाई, इनके अलावा भी मैं आपको बता देती हूँ मैम, जनधन अकाउंट योजना मैम रिकॉर्ड बनाए, महिलाओं को फिक्स डिपॉजिट उन्होंने 27 करोड़
से अधिक अकाउंट्स बने हैं, करोड़ों अकाउंट्स बने हैं महिलाओं के लिए। वो महिलाओं की एक बहुत बड़ी जीत है कि आज उनका अपना हक, अपना अधिकार है। इसके अलावा मुद्रा योजना, मैडम, मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को कितना लोन मिला है, जिसके माध्यम से वो लोग आज अपना पर्सनल बिजनेस, होल एंड सोलली ओनर ऑफ द बिजनेस, वो स्टार्ट कर पाई हैं। उसके अलावा अब क्योंकि आपने रिजर्वेशन पे, एक छोटी सी बात मैं कहूंगी रीमा जी, भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ एक लौती ऐसी पार्टी है जिसके संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी 33% रिजर्वेशन है। उस रिजर्वेशन को बहुत सालों से हम चलाते आ रहे हैं और आप जाकर चेक करिए, किसी और पार्टी में आज तक रिजर्वेशन नहीं है। जो पार्टी लगातार रिजर्वेशन के ऊपर सवाल उठाती आई है और बोलती आई है रिजर्वेशन दीजिए, और मैं कांग्रेस पार्टी की बात करती हूँ क्योंकि बाकी तो जो इनके घटक दल है वो तो इनको इन लोगों ने धमकी दे दी थी कि सरकार गिरा देंगे अगर आप ये बिल पास कर देंगे। उनसे पूछिए कि क्या आपके पास महिला आरक्षण है, पार्टी में स्टार्ट करिए। कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर में तो शुरू करिए। ठीक है, मैं तो कह रही हूँ आप शुरू करिए। हमने तो उदाहरण कंचन जी जवाब मिला मैम, या अभी भी मैं आरक्षण बिल आप बोल दीजिए, मैं बाद में जवाब दूंगी। आप लोग क्या अपनी बात हो रही है, आप लोग ऐसे इंतजार कर रहे हैं। आप सोच के आई हैं कि आपको टारगेट करना है, अगर कोई इस बिल के समर्थन में बोले तो आपको उसको टारगेट करना है, ऐसा है क्या? आप चलिए चलिए टारगेट होने से नहीं मैं तो चाहती थी आप आए, इसीलिए आप दोनों बैठे हैं मैडम। चलिए बोलिए, थैंक यू। जवाब दीजिए फिर विजय जी के पास। आप जो कह रही हैं, जो अपने आप जो विमेन रिजर्वेशन बिल के क्रेडिट लिए जा रही है वो सराहनीय है। मैंने कभी नहीं कहा कि वी आर अगेंस्ट द विमेन रिजर्वेशन बिल। मैं कह रही हूँ 26% महिलाओं को क्यों छोड़ रहे हो? 3743 ओबीसी जातियां हैं, उनकी महिलाओं को आप क्यों छोड़ रहे हो? और आप जब कह रहे हैं कि अगर पार्टियां महिला विरोधी हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें हम कि 2010 में, मैं यहाँ पर बता दूं, किसी पार्टी को मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, 2010 में जब ये बिल राज्यसभा पास हुआ था, बीजेपी या कांग्रेस सबके समर्थन से राज्यसभा में, तो उसी समय योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया था, जो इस समय अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कि ये बिल नहीं पास होना चाहिए। वो इससे असहमत जताए थे और बोले थे कि इससे जो बच्चे हैं उनके पालन पोषण में खराबी हो जाएगी। अभी भी बीजेपी के लीडर है जो बेटियों को सिर्फ बहू, बेटी और बीबी के रूप में देखा। अभी नया एंगल आ गया, अब ये भी बीजेपी का नया नहीं है। इतने सारे लोग बोलिए कंचन जी, आप अपने आप सुन पा रही है ना, आप क्या कह रहे हैं? एक तरफ आप उस पार्टी के नेता को कह रही हैं, दूसरी तरफ आप कह रही हैं ये वो पार्टी है जो सिर्फ बहू बनाना जानती है, माँ बनाना जानती है। एक तरफ अपनी स्कीम्स की बात हो रही है, एक तरफ के साथ साथ रीमा जी, हमारी ही पार्टी ने पहली बार फुल टाइम पोर्टफोलियो महिला वित्त मंत्री और डिफेंस मिनिस्ट्री कहीं नहीं थी। आप बताइए, आज महिला वित्त मंत्री हैं जिनके नेतृत्व में आज हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है वो 5वीं सबसे बड़ी है पूरे विश्व में। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। आज सबसे अधिक महिला मंत्री यानी कि 10 हमारी ही सरकार में है। मैंने आपको बताया संगठन में किस प्रकार हम बढ़ावा देते। महिला सांसद सदन में जाकर देखिए, सबसे अधिक हमारे पास है। विधानसभाओं में जहां जहां हमारी सरकार है वहां देखिए, सबसे अधिक महिला विधायक हमारी हैं। तो लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए जब काम हो रहा है, मुझे लगता है अब जाति से, धर्म से उठकर हमें बात करनी चाहिए। हाई टाइम, क्योंकि हम लोगों ने विजय जी आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, मैंने आपकी शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है विजय जी, मैं एक मिनट रुकिए कंचन जी, मैं अभी उसी पॉइंट पर आ रही हूँ। विजय जी, ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, अब मैं उस नैरेटिव पर थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी। 2014 के बाद जो स्कीम्स बनाई गई और उसके बाद 2019 में जिस तरह से परसेंटेज बढ़ा है महिलाओं के समर्थन का, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया, केंद्र में भी और राज्यों में भी, तो एक तरीके से ये नैरेटिव कहीं ना कहीं विपक्ष का फेल साबित नहीं हो जाएगा? क्योंकि वो महिलाएं जवाब देंगी जो नरेंद्र मोदी के साथ इन स्कीम्स पर है, गांव से लेकर दिल्ली शहर तक। जी रीमा जी, आपने जो बात की वो बिल्कुल ठीक बात है, और वही मैं कह रहा था कि वो क्रेडेंशियल्स बनते कैसे, क्रेडिबिलिटी बनती कैसे, क्योंकि आपने जो काम किया है उसी से वो सारा काम हो रहा है ना। ओबीसी का वोट बैंक क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने ओबीसी को एमपी बनाया, एमएलए बनाया, एमएलसी बनाया, गवर्नर बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया। महिलाओं का वोट बैंक क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने महिला के लिए उज्ज्वला योजना शुरू की, शौचालय की योजना शुरू की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, सैनिटरी की स्कीम योजना की, सम्मान की योजना की, पीएम आवास योजना की, तो उससे क्रेडेंशियल्स बढ़े। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको। अब मैं व्यक्तिगत में जानना नहीं चाहता कि कौन एमएलए, कौन मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाता है या क्या करता है, वो अलग है। और जिन लोगों ने विरोध किया था, हो जाता है कि हम उस पार्टी से जिन्होंने विरोध किया था वो भी उसका ठीक है, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कि ओबीसी को
आरक्षण मिले वो इसमें कोई विरोध की बात नहीं है। लेकिन एक बड़ा काम जब हो गया, यदि उसके बहाने से ये बड़ा काम रुक जाता कि आज वो 33% महिलाओं को नहीं मिलता आरक्षण, तो फिर तो बड़ा नुकसान हो जाता ना। तो ओबीसी के आरक्षण के लिए अभी मौका, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियां उनको ये आशंका क्यों है कि वो 2024 में सरकार नहीं बना सकते। 2024 में तो मौका है अभी सरकार बनाने का, बनाए और 2029 तक लाना है इसको, बिल को, तो उसको पास कर। एक चीज और जोड़ दूं कि जो लोअर लेवल पर यानी नगर पालिकाओं में और पंचायतों में हमारे लोअर लेवल पे जो आरक्षण हुआ उससे 15 लाख महिला नेता हमारे पास आई हैं, महिलाएं, है ना। अब वही लोग तो टिकट लेंगी विधानसभाओं में और लोकसभा में, जिन पार्टियों को टिकट मिलेगा वो इस लड़ाई को लड़कर आ रही हैं। तो वो सारा का सारा, उसमें ओबीसी भी हैं, उसमें मुस्लिम्स भी हैं, उसमें एससी एसटी भी हैं, सभी आएंगी, तो उसी का प्रतिनिधित्व यहाँ आएगा। बल्कि एक तो प्रोसेस के थ्रू निकल कर आ रही है, हमारे पास एक नई लीडरशिप तैयार हुई है। और ये शक क्यों है, अब मैं कह रहा हूँ कि अगली बार जब नई संसद आए, नई लोकसभा चुनकर आए, तो आप इसका संविधान संशोधन लेकर आए और उस पर काम करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। युवाओं को एक तरीके से इस बारे में, देश को भी और इस पॉलिसी के बारे में बताना भी चाहिए ना। सबसे पहले मैं तो मैडम जी का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि हमारे सरकार ने सबसे पहले फुल टाइम वित्त मंत्री दिया, महिला वित्त मंत्री। इनके जो जेपी नड्डा जी का भी अभी पार्लियामेंट में ही एक बयान था कि फर्स्ट टाइम बीजेपी ने कोई ओबीसी प्रधानमंत्री दिया। मतलब इतना झूठ। अरे एचडी देवगौड़ा कौन थे? यूपीए की सरकार थी, बीजेपी की बात हो रही है। वो कह रहे फर्स्ट टाइम हिंदी बीजेपी की बात हो रही थी। वहाँ पर भी जिन्होंने अपोज किया उनको करेक्ट किया गया ना। के बाद आप शायद पूरा सेशन लाइव देखते तो आपको पता चलता। शायद आपने थोड़ा सा वो क्लिप देखा होगा जो व्हाट्सएप पे आपके पास आया होगा, पर मैं पूरा सेशन अगर आप राज्यसभा पे चलते हुए देखते तो आपको पता चलता बीजेपी की बात हो रही है। और दूसरा जो आप कह रही है कि एनडीए और यूपीए की बात नहीं हो रही। वित्त मंत्री दिया फुल टाइम। अरे आप फिर भी बोल गए इसके पहले रही है कांग्रेस से रही है, फुल टाइम महिला प्रधानमंत्री रही है ना। मैं प्रधानमंत्री की बात ही नहीं कर रही, महिला प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रही। महिला प्रधानमंत्री की तो किसी ने बात ही नहीं की। और सीसीएस में कोई एक महिला, मेरी बात आप सब मिलकर सुन लीजिए। लोकल पंचायत लेवल पे जो आप कह रहे हैं कि 15,000 इतने हजार महिला निकल कर आ रही है, थोड़ा सा देखिए, पढ़कर आइए थोड़ा, पढ़कर आ रहे हैं। और आपको हम बता देते हैं कौन कौन से स्टेट में 50% से ज्यादा और 50% तक महिलाएं पहुंच गई हैं लोकल पंचायत में। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो वही तो चुनकर आएंगी विधानसभाओं में। सिस्टम हर कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, यहाँ ये बिल नहीं आया, बाकी राज्यों में भी नहीं आया जहाँ कांग्रेस की सरकार है और सरकार है, कोalition गवर्नमेंट नहीं है। आप भी अपने नेताओं का भाषण सुनकर आया करिए। मैं तो भाषण की बात ही नहीं कर रही, भाषण की बात ही नहीं कर रही मैम। मैं बोल रही हूँ क्या विधानसभाओं में कांग्रेस कंचन जी इस मुद्दे पर 2 दिन पहले जब जेपी नड्डा जी ने बोला था उस पर डिबेट भी हो चुकी है। उनकी बात को किस तरह से लिया गया था उस पर भी बात हो चुकी है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शिवारती जी के पास मैं अब आंकड़ों के लिए जाना चाहूंगी क्योंकि वो आंकड़ों की बात कर रही है। एक बार फिर मैं टेक्निकल तौर पर शिवारती जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जिसकी बात यहाँ पर बार बार 26% की हो रही है और आप बार बार क्लैरिफाई करें। एक बार मैं फिर उस पर जानना चाहूंगी। फिर से ये बात कहना चाहूंगी कि अगर ये बिल दोनों हाउसेज ने यूनैनिमसली पास किया है, कई बिल पास होते हैं पर जिस मेजोरिटी के साथ ये बिल पास हुआ है इससे पता लगता है कि इसमें ऑपोजिशन की ज्यादा गहराई है नहीं। कोई मुद्दे होते तो आ जाते। रही बात रिजर्वेशन की, मैं फिर से क्लैरिफाई कर रही हूँ कि 1/3 ऑफ द 33% इज ऑलरेडी रिजर्व फॉर SC/ST। तीसरी बात, ये बड़ी प्रोसीजरली फॉलो हो रहा है तो शायद लोगों को ऑपोजिशन को या आई डोंट नो अगर पॉलिटिकल मुद्दा बना रहा है जैसे भी, बट पॉइंट इज कि ये बड़ा प्रोसीजरली फॉलो हो रहा है क्योंकि रिजर्वेशन आई है विद 15 इयर्स ऑफ अपर कैप जब से वो इन्फोर्स हुई, जो बेसिस होगा आपका सेंसेस और डिलिमिटेशन पे। ठीक है। सो ये बहुत स्टेप वाइज चल रहे हैं एंड इनफैक्ट बड़ी क्लैरिटी से अगर आप एक्ट देखिए, स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस जो एक्ट में दिया है उसमें बड़ी क्लियरली दिया है कि विकसित भारत की तरफ बढ़ने के लिए नारी शक्ति को पुश करने के लिए ये वुमेन्स बिल, रिजर्वेशन बिल लाया जा रहा है विद अपर कैप ऑफ 15 इयर्स। ठीक है। सो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। वक्त की बात है, अब मैं फाइनल कमेंट के लिए आऊंगी और सिर्फ मैं कंचन जी आपसे शुरुआत करके अंत में निखत जी के पास जाऊंगी। नाम से भी तो दिक्कत थी ना, नारी शक्ति नाम क्यों दिया गया उसको लेकर के भी दिक्कत थी।
तो कुल मिलाकर कहीं कोई अच्छाई नहीं है, कहने का मतलब ये है। हाँ, ये नहीं करूँ, मुझे नारी शक्ति से कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो खुश हूँ कि आप 4 नारियां हैं, ये नारी शक्ति है, मैं खुश हूँ इससे। लेकिन नारी शक्ति, कंचन जी, नारी शक्ति किस तरह का बयान है कंचन जी? तोड़ क्यों नहीं? मुझे बहुत खराब लग रहा है, आप महिलाओं की कैसी बातें कर रही हैं पूरे शो में। पहले तो किस तरीके की बातें कर रही हैं आप मैडम? नहीं कंचन जी, फैक्ट ना हो तो कम से कम इंसान को चुप रहना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। सुन ही नहीं रही है, मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया। आप खुद को नारी में नहीं ला रही है, ये अच्छा लगा सुन करके। 30% महिलाओं को छोड़े हुए नारी शक्ति कैसे बना? ओके, नारी शक्ति 26%, 3743 जातियों की महिलाओं को छोड़कर आप नारी ठीक शक्ति है, नहीं बना ठीक है, सकते। दीजिए, चलो, मैं मैं अगली बात कर रही हूँ। कंचन जी ने ये माना कि भाई ये बिल जो है नेगेटिव नहीं है, नहीं, मैंने पॉजिटिव है माना ना। बिल negative हाँ, बिल नहीं, तो फिर इसमें सुधार की जरूरत है। और ठीक है, सुधार की जरूरत ठीक तो है। जब वो चुनाव कंचन जी हर होगा, चीज में, और मैंने बार बार कहा कि ये मौका ओके, है, ओके, अभी हमारे अब पास सुन 5 लीजिए, साल और मौका है जी, जिसमें सुधार किया जा जी, सके। जी, मैं भी इसमें- आपसे एग्री हूँ सर। हाँ, तो इसमें मैं कहाँ भी वही परेशानी कह है? रही मैं हूँ, यही कह सुधार रहा किया हूँ। जाना चलिए, चाहिए। एक चीज अच्छा और मैं कह रहा हूँ। किसी मुद्दे पर साथ है, किसी मुद्दे पर किसी मुद्दे पर हाँ, तो ठीक है ना। चलिए, फाइनल कमेंट निखा दब्बास। ओके, ओके, निखा दब्बास, फाइनल कमेंट। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, रीमा जी मैं आपको बताती हूँ आप ही के चैनल पर कि लगातार विपक्ष की भी महिलाएं बेहद खुश हैं इस बिल से। वो अलग बात है कि उन्हें मॉडेस्ट होकर टीवी पर बोलना पड़ रहा है। और सबसे अधिक खुश, आखिरी 5 सेकंड, सबसे अधिक खुश तो प्रियंका गांधी वाड्रा है कि अब फाइनली अमेठी से राजकुमार की जगह वो लड़ सकती हैं चुनाव। और मुझे लगता है हमें इसी पर अंत कर देना चाहिए कि इसमें सबकी एक सहमति लाइन है जोड़ देता और हूँ। सब खुश हैं। रीमा जी, एक लाइन जोड़ देता हूँ। थोड़ा बोलिए, सा आपने बोलिए। बहुत गालियां दे ली पुरुषों को, लेकिन जो बिल पास हुआ उसमें 450 पुरुष लोकसभा में थे, समझे, और 225 पुरुष महिला राज्यसभा में थे जिन्होंने इसको पास करवाया। नहीं विजय जी, मैंने तो शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा, कंचन जी बार-बार इस बात कंचन पर जी, जोर दे कंचन रही जी हैं ने कि बार बार महिलाओं की वजह- मतलब आपने पुरुषों का जो अपमान किया उससे विजय जी को थोड़ा सा, और अमित शाह जी ने भी कल कहा कि भाई पुरुष के ये मानसिकता बिना- कैसी है कि रीमा पुरुषों जी के 5 सेकंड, रीमा जी 5 हाँ, सेकंड, जल्दी। जो सोनिया गांधी जी के पति सपनों में देखते थे वो सोनिया गांधी जी के भाई मोदी जी ने आज पूरा कर दिया। सबसे पहले हकीकत में सरकार ने लाई थी यार, क्यों कांग्रेस और बीजेपी कर रहे हो? 96 में जाओ, 2010 और इसकी बात मैम, नहीं है। 2010 में तो हमारी वजह से कंचन जी, कंचन जी, मैं चले गए थे आप। मैं अंत सिर्फ ये कंचन जी की बात से करूंगी। कंचन जी ने कहा कि 96 में लाए थे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि लाने में और करके दिखाने में वही कुछ फर्क। तो फर्क है? मैम, हाँ, देश में बहुत सारे बिल, बहुत सारी चीजें लाकर ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है, लेकिन पास कराना, वो भी फुल मेजॉरिटी के साथ पास कराना, इसमें थोड़ा अंतर है। शायद मेरे ख्याल से इस बात को नहीं, इस बात को यही खत्म करते हैं। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ आज 5 की पंचायत से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जब अप्रिशिएट करना हो तब कहती है हमने ऐसे कर दिया। गजब।